नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक इट। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने मगध साम्राज्य शुरू किया था। मगध साम्राज्य में हम हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य कर रहे थे। मौर्य साम्राज्य में भी हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार तक कंप्लीट कर दिया था सिलेबस। अब इसके आगे आता है अशोक। आज के लेक्चर में हम अशोक के बारे में ही पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अशोक के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसका राज्याभिषेक, इसके द्वारा किए गए कार्य, इसके शिलालेख, ये तीन चीजें प्रमुख रूप से हमें इसके बारे में पढ़नी है। और इसका एक चौथा चीज है धम्म। तो हमें चार चीजें पढ़नी है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो इसका राज्याभिषेक से हम शुरू करते हैं। तो अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक बनता है और 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जाकर के इसने राज्य को संभाला था और सिंहली ग्रंथों के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो जो जैन ग्रंथ कहते हैं, जैन ग्रंथों के अनुसार पिता की इच्छा के विरुद्ध, अर्थात बिंदुसार नहीं चाहता था कि यह राजा बने, बिंदुसार नहीं चाहता था। और सिंहली ग्रंथों के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं कि किस ग्रंथ के अनुसार क्या लिखा गया है। अब क्या होता है कि अशोक 273 ईसा पूर्व में तो शासन संभालता है, लेकिन इसका राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में नहीं होता। इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। इसका कारण क्या था कि यह जो ग्रह युद्ध से गुजर रहा था, इसके भाइयों के साथ इसका युद्ध चल रहा था और साम्राज्य को स्थिरता लाने के रूप के लिए इसने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया। और 269 ईसा पूर्व में जब साम्राज्य में स्थिरता आई, अर्थात यह सभी से युद्ध अपने जीत गया, तब जाकर के इसका राज्याभिषेक होता है और यह आधिकारिक रूप से मगध का शासक बनता है। और हमें क्या मिलती है जानकारी? एक कल्हण के अनुसार जो अशोक था उसने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे, कहां? वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर बसाया, श्रीनगर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यह कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे इसने श्रीनगर बसाया। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं और क्या मिलता है हमें। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इसकी पत्नी का नाम क्या था? कारुवाकी। और हमें अशोक के अभिलेखों में केवल एक ही पत्नी का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में केवल एक ही पत्नी का अभिलेख मिलता है, जिसका नाम क्या था? कारुवाकी। हमें कौशाम्बी अभिलेख से भी किसकी? कारुवाकी की जानकारी मिलती है और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब यह शासन संभालता है तो 8वें वर्ष, यह सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था। तब क्या होता है, यहां पर शायद नहीं दिख रहा है, तो यहां पर यह 8वें वर्ष क्या करता है? कलिंग पर आक्रमण करता है। और कलिंग पर उस समय शासक कौन होता है? नंदराज। ये दिख रहा है क्या? तो यह अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है और उस समय कलिंग का शासक नंदराज हुआ करता है और यह कलिंग को जीतता है। कलिंग का जीतना ही इसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ लेकर के आता है। क्या मोड़? से मिटा देते हैं, एक बार आप देख लीजिए। आगे क्या होता है कि जब यह कलिंग जीत जाता है तो आत्मग्लानि से भरता है और सोचता है कि मैंने कितने लोगों की हत्या की, और यह इस समय बौद्ध धर्म अपना लेता है और अहिंसा का मार्ग भी अपनाता है। तो यहां से इसका जीवन परिवर्तित होता है। तो कलिंग युद्ध की जो जानकारी हमें मिलती है, कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी हमें मिलती है। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब आगे हम देख रहे थे अशोक के अभिलेख। तो अशोक के और बाकी नाम क्या क्या मिलते हैं, पहले ये देख लेते हैं।
अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक तो है ही, देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, ठीक। और तीसरा नाम मिलता है अशोक वर्धन, और अशोक मौर्य तो मिलता ही है। तो हमें ये अशोक के बाकी नाम भी मिलते हैं। और यह जब अपना राज्य, इसका राज्याभिषेक होता है या जब शासन संभालता है, तब यह अवंती या अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। अवंती का अर्थ क्या होता है आज के समय का? उज्जैन। तो यह उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता है। अब आइए आगे देखते हैं अशोक के शिलालेख। तो अशोक के शिलालेखों के बारे में हमें सबसे पहली जानकारी जो देते हैं वह कौन होते हैं? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाते हैं, पढ़ने में इन्हें सफलता मिलती है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी संख्या मुख्य रूप से 14 है शिलालेखों की, और 7 है लघु शिलालेखों की, ठीक है। लघु अभिलेखों की संख्या 7 है। हमें मुख्य रूप से ये 14 ही पढ़ने हैं। तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में है, किंतु कुछ अपवाद के रूप में खरोष्ठी, अरामाइक और तीसरी एक भाषा यूनानी, इन तीनों भाषाओं में भी कुछ हमें अभिलेख मिलते हैं। जैसे साहबगढ़ी, इन सभी के अभिलेख हमें कहाँ से मिलते हैं? जो पेशावर में अभिलेख है वो हमें इन भाषाओं में मिलते हैं। अब जो मुख्य रूप से हम 14 अभिलेख पढ़ेंगे उनके बारे में देख लेते हैं कि आपको एक एक करके मैं लिखता हूं। पहला जो शिलालेख मिलता है उसमें जानकारी मिलती है कि अशोक कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है, तो प्रजा संतान है। दूसरे अभिलेख में अशोक कहता है कि चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु हो, सभी की मुफ्त चिकित्सा अर्थात निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान है। इसके बाद हमें बाकी के नहीं करने हैं, हमें देखना है 8वां शिलालेख। 8वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है अशोक की धम्म यात्रा। इसके बाद 8वें के बाद हम देखते हैं अब 13वां शिलालेख। 13वें में हमें कलिंग युद्ध के परिणामों के बारे में जानकारी मिलती है। तो 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण है। अब 13वें शिलालेख के बाद आपको याद रखना है रुमिनदेई शिलालेख क्या है? कहता है कि अशोक लुम्बिनी की यात्रा करता है और उसे कर मुक्त कर देता है, और जो पूरे मौर्य साम्राज्य का कर होता है वह 1/6 भाग से कम करके 1/8 भाग कर देता है। ये आपको रुमिनदेई के बारे में याद रखना है, रुमिनदेई अभिलेख के बारे में। इसके बाद एक अगला है सब और महत्वपूर्ण है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख से हमें रानी कारुवाकी के बारे में जानकारी मिलती है कि रानी कारुवाकी अशोक की पत्नी थी। और एक और जानकारी मिलती है इनके पुत्र का नाम था तीरथ, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक अंतिम अभिलेख आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अशोक के धम्म के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। तो एक राजस्थान का एक है भाब्रू अभिलेख। इससे हमें अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह होता है अशोक के शिलालेख जितने भी होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा।
अब मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में हम देखते हैं। उसके पहले कुछ यात्राएं थी अशोक की, उसे देख लेते हैं कि यह शासन के अपने 10वें वर्ष कहाँ जाता है? बोध गया। 14वें वर्ष यह जाता है निगलीवा। 14वें वर्ष यह जाता है निगलीवा की यात्रा करता है। और 20वें वर्ष यह यात्रा करता है, 20वें वर्ष यह लुम्बिनी की यात्रा करता है। इसके बारे में पहले भी बताया कि लुम्बिनी में जब जाता है तो यह इसे करमुक्त कर देता है। ठीक, तो आपको ये 3 यात्राएं रखनी है। अब प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी अशोक के काल की वह बहुत विस्तृत थी। तो जो मौर्य साम्राज्य की, पूरे मौर्य साम्राज्य की हम देखेंगे, केवल ना कि अशोक के काल की। तो जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी वह क्या थी? सबसे उस समय तक के भारत की सबसे विशाल और सबसे विस्तृत व्यवस्था थी। यहां पर राजतंत्रात्मक शासन था, लेकिन यह निरंकुश नहीं था। अब क्या हुआ कि जब यह समय आया तो जो गणतंत्र थे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म होकर के अब शुरू होने लगी थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था। हालांकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन कुछ गणतंत्र बचे हुए थे, वो अब कमजोर पड़ रहे थे और राजतंत्रात्मक व्यवस्था मजबूत हो रही थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक तक का राजतंत्रात्मक व्यवस्था मजबूत होती गई। अब क्या होता है कि इसमें कुछ विभागों में भर्तियां भी होती थी, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, पुरोहित हो गया। कौन? मुख्यमंत्री या पुरोहित। इनकी जो परीक्षा होती थी यह इनके चरित्र की परीक्षा होती थी। इनके चरित्र की परीक्षा होती थी। इसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण कहा जाता था इनके चरित्र की परीक्षा को लेकर के। अब आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है कि उस समय जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वह ग्राम होती थी। जो मौर्य साम्राज्य था वह 5 प्रांतों में बटा हुआ था, 5 प्रांत थे। किंतु इससे पहले यह क्या थे? 4 थे। कब तक? चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक। जब 5 प्रांत कब हुए? अशोक के समय। अब ये 5 प्रांत कौन कौन से थे ये भी देख लेते हैं। तो जो पहला प्रांत होता था वह क्या था? उत्तरापथ। दूसरा प्रांत था दक्षिणापथ। ठीक, ये 2 प्रांत हो गए। कौन कौन से? उत्तरापथ। दूसरा था दक्षिणापथ। तीसरा क्या था? अवंती। और चौथा क्या था? मध्य प्रांत या मध्य देश। इसमें पाटलिपुत्र आता था, पाटलिपुत्र। ये हो गए 4। अब इसके बाद +1 कौन सा था? अंतिम में अशोक ने कलिंग जीता था। कलिंग प्रांत भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो अगर कोई पूछे कि 4 प्रांत कौन कौन से थे तो आपको ये बताने हैं, और अशोक के द्वारा जीता गया प्रांत कौन सा था? कलिंग था। तो यहां तक होता है ये इनके प्रांत, जीते गए प्रांत। अब ये देखना है कि हमें यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। प्रशासनिक व्यवस्था में पहले ही बताया मैंने कि सबसे छोटी जो इकाई होती थी वह क्या होती थी? ग्राम। ग्राम से थोड़ी सी बड़ी इकाई क्या होती थी? संग्रहण। संग्रहण से और बड़ी इकाई क्या होती थी? खारविक या खावेरिक भी कहा गया है इसे, खावेरिक। इससे बड़ी इकाई क्या होती थी? द्रोणमुख। द्रोणमुख से बड़ी इकाई के इसमें स्थानीय आता था। इसके बाद आहार या विषय। और आहार से बड़ी इकाई होती थी क्या? प्रांत या जिसे चक्र कहा जाता था। और सभी इकाइयां मिलकर के क्या बनाते थे? साम्राज्य। तो आपको ये देखना है, जैसे ग्राम हुआ तो 1 ग्राम तो ग्राम ही कहलाएगा। अब 100 ग्राम जब मिलते हैं या 100 गांव जब मिले तो उन्हें कहा गया संग्रहण। जब 200 गांव मिले इन्हें खावेरिक कहा गया।
जब ये आहार या ये है। इसमें क्या हुआ, 400 गांव जब मिले तो इन्हें द्रोणमुख कहा गया। इससे ज्यादा ऐसे ही बढ़ते हुए व्यवस्था में इनकी व्यवस्था की गई। ठीक, अब ये हो गई इनकी व्यवस्था। अब इस समय की जो न्याय व्यवस्था थी वह क्या थी। न्याय व्यवस्था से पहले एक और चीज देख लेते हैं कि इस समय जो सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। तो जो सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ अधिकारी होता था, ये चीज मैंने पहले भी बताई है, उसे उसे तीर्थ कहा जाता था, तीर्थ या महामात्य। इनकी संख्या पूरे साम्राज्य में 18 हुआ करती थी। तो आपको ये चीज याद रखना है, फैक्ट। अब देखना है कि इस समय की न्यायिक व्यवस्था क्या थी। तो जो न्याय की व्यवस्था थी वह ग्राम स्तर पर, जैसे आज के समय में पंच होते हैं, तो ग्राम स्तर पर भी यह न्यायिक व्यवस्था थी। तो पहली थी ग्राम स्तर पर, और जिस पर इसका न्याय कौन, पंच या वृद्ध जन किया करते थे। अब क्या होता था, जो सबसे सर्वोच्च अदालत होती थी वह क्या होती थी, सम्राट की अदालत, या सम्राट जो होता था सर्वोच्च जज होता था, जज अर्थात न्यायाधीश। ठीक, अर्थशास्त्र में हमें दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में हमें दो प्रकार के न्यायालय मिलते हैं। पहला है धर्मस्थलीय। पहला न्यायालय क्या था, धर्मस्थलीय न्यायालय, और दूसरा था क्या, कंटक शोधक। इन दोनों में अंतर क्या था। धर्मस्थलीय न्यायालय में दो व्यक्तियों के बीच के आपसी विवादों को सुलझाया जाता था, और जो कंटक शोधक न्यायालय होते थे उनमें राज्य और व्यक्ति के बीच में, राज्य और व्यक्ति के बीच में अगर कोई भी समझौता कराना है या न्याय की व्यवस्था देखनी है तो वह कंटक शोधक न्यायालय करते थे। किंतु व्यक्तिगत तौर पर जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया या मारपीट, इनकी जो शिकायत होती थी वह धर्मस्थलीय न्यायालय पे होती थी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसे आप क्या कह सकते हैं, दीवानी, आज के समय की दीवानी न्यायालय, और इसे फौजदारी न्यायालय, क्या, फौजदारी न्यायालय। ठीक, ये चीजें फैक्ट है। अब इसके बाद देखते हैं कि उस समय कुछ मंत्री हुआ करते थे, उनके नाम क्या होते थे। जैसे पहला मंत्री हो गया कृषि मंत्री। कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री कौन कहलाता था, सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्या होता था, जो उपजाऊ भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था, तो इसीलिए कृषि मंत्री को भी सीताध्यक्ष कहा जाता था। अब कृषि मंत्री हो गए। अब इसके बाद देखते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था, समाहर्ता, यह वित्त मंत्री का नाम हुआ करता था। इसके बाद कुछ और मंत्री हैं, जैसे कर्मांतक। कर्मांतक क्या होता था, उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री। कर्मांतक के बाद हम सन्निधाता। सन्निधाता क्या होता था, जो कोषागार की रक्षा करता था, कोषागार की रक्षा करता था। और एक अंतिम आपको याद रखना है, पौतवाध्यक्ष। क्या, पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष क्या होता था, मुद्रा, जो मुद्रा देखता था, या माप तौल की इकाई, माप तौल की इकाई के बारे में कौन देखता था, पौतवाध्यक्ष देखता था। अब हम देखते हैं आगे अशोक और उसका धम्म। अब हम आगे देखते हैं अशोक का बौद्ध धर्म या अशोक का धम्म। अशोक का धम्म, अशोक के धम्म के बारे में हम कुछ जानकारी देखते हैं। अशोक का धम्म क्या होता है कि दो ग्रंथ हैं, महावंश और दीपवंश। इन ग्रंथों के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने दी। किंतु एक और ग्रंथ आता है दिव्यावधान। क्या,
दिव्यावदान। इस ग्रंथ के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु देते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी कि महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन देता है? निग्रोध देते हैं। और दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक भिक्षु देते हैं। अब क्या होता है कि यह अपने शासन संभालने के बाद राज्याभिषेक के चौथवें वर्ष क्या करता है? बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, बौद्ध बन जाता है। किंतु पूर्ण रूप से बौद्ध यह कब बनता है? जब यह मोगलीपुत्र तिस्स के संरक्षण में आता है। किसके? मोगलीपुत्र तिस्स, इनके संरक्षण में जब आता है तब यह पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। आपको ये फैक्ट याद रखने। अब क्या होता है कि इसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। कौन कौन? महेंद्र और संघमित्रा। और भी थे बाकी, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़े हुए यही दोनों थे। जैसे तीरथ हो गया और कुणाल हो गया। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को यह कहां भेजता है? श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अब जो मास्की अभिलेख है वहां पर अशोक स्वयं को, मास्की अभिलेख पर अशोक जो है वह स्वयं को बौद्ध शाक्य कहता है। तो इतना आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि इसका बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कि इतना बड़ा जो साम्राज्य था मौर्य वंश, जिसने पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा रखा था, उसका अंत कैसे हुआ? तो अशोक जो होता है, अशोक का उत्तराधिकारी होता है कुणाल। कुणाल का उत्तराधिकारी होता है दशरथ। और अंतिम जो उत्तराधिकारी होता है वह क्या होता है, उसके बारे में बाद में देखते हैं। तो जो कुणाल का उत्तराधिकारी होता है, अशोक का उत्तराधिकारी वह क्या होता है? कुणाल। और कुणाल का उत्तराधिकारी दशरथ। दशरथ अर्थ क्या था? अशोक का पौत्र था। ठीक। और इसके बारे में हमें कुछ फैक्ट, एक दो फैक्ट याद रखने हैं कि यह बराबर की जो पहाड़ियां हैं, बराबर की पहाड़ियों पर यह किसका गुफा का निर्माण करवाता है, इसके बारे में यही एक अंतिम फैक्ट है। अब क्या होता है, जो इसका अंतिम शासक होता है बृहद्रथ। क्या? बृहद्रथ मौर्य। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है। क्या होता है कि अशोक के बाद जितने भी शासक आते हैं वह या तो योग्य नहीं थे या कर्मठ नहीं थे। तो अंतिम शासक की हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है। पुष्यमित्र कौन होता है? अमात्य होता है या उसका सेनापति। किसका? बृहद्रथ का। तो अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है और यहां से शुंग वंश की स्थापना करता है। अब इसके अगले वीडियो में हम शुंग वंश के बारे में देखेंगे। तो यहां पर कंप्लीट होता है मौर्य वंश। आपको वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं और लगातार नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।